सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब वहाँ पे खिताब किया तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा खिताब हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने होश में इतना बड़ा खिताब नहीं देखा होगा किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का। पाकिस्तान के भुट्टो एक बहुत बड़े लीडर थे, आज भी तारीख बताती कि भुट्टो एक बहुत बड़े लीडर थे। आज भी उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, नाकदीन भी होंगे, तनकीद करने वाले भी होंगे, उनके बारे में गलत बातें कहने वाले भी होंगे, लेकिन भुट्टो में जो ग्रेस थी, भुट्टो की जो क्लास थी, जिस तरह भुट्टो बात करते थे, उनका जो अंदाज था बात करने का, उस अंदाज पर कोई तनकीद नहीं कर सकता है। आज इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो भुट्टो से कम नहीं है बल्कि भुट्टो के लेवल के लीडर हैं। और आज बहुत से लोग अभी भी तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं उनके इस खिताब पर कि ये कह दिया, वो नहीं कहना था, ये बात छोड़ दी। मेरे ख्याल से आज बहुत बड़ा खिताब किया उन्होंने वहां पे, क्योंकि वहां पे खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको बताना कि कहां पर आप गलत हैं, कहां पर आपकी वजह से हमने सफ़र किया, हम किन मुश्किलात में घिरे हुए, जिसकी वजह हम नहीं, पाकिस्तान नहीं बल्कि आप लोग हैं। आज इमरान खान साहब ने मेरे मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की, सिर्फ वो बतौर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़े थे, सिर्फ कश्मीर की वकालत नहीं की, बल्कि आज उस लीडर ने साबित किया कि वो सिर्फ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है बल्कि तमाम मुसलमानों का लीडर है। आज इस्लाम के लिए बात की हमारे पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिसके लिए ये चीज़ खान साहब आपको कहना बनता है। आज आपने इस्लामोफोबिया के बारे में खुलकर बात की, उन्होंने बताया कि इस्लाम के बारे में किस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज उन्होंने मुसलमानों की वकालत की, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है नाजरीन, इस पर गौर कीजिए। सिर्फ पाकिस्तान की वकालत नहीं की, सिर्फ कश्मीर के हवाले से बात नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो इमेज सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जाता रहा, अभी भी किया जा रहा है, उस पर खुलकर बात की। और ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उनके तमाम जो वज़रा आज़म हैं, उनके सदूर हैं, उनके जितने भी बड़े लीडरान हैं, ये उनको भी बहुत बड़ा मैसेज है, ये उनको भी बहुत बड़ा पैगाम है कि ये है पाकिस्तान का ग्रेट लीडर जो कि मुसलमानों का लीडर बन के यहाँ पे खड़ा हुआ है और मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है। आपने देखा कि बहुत से लोग वहाँ पे इस बारे में बहुत सी बातें भी करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे बाहर भी एहतजाज हो रहा था, बाहर भी लोग उनके साथ आवाज़ से आवाज़ मिला के खड़े हुए थे। और जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, कुलभूषण के बारे में खुलकर बात की, नरेंद्र मोदी के हवाले से बात की, RSS की इंतहा पसंदाना सोच के हवाले से खुलकर बात की, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात की, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था, उसको देखने के बाद यकीनी तौर पर कहते हैं ना, दिल नू ठंड पै जाना। बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरे डॉक्टर फिजा अकबर खान के दिल को यकीनी तौर पे ठंड पड़ गई कि खान साहब आप छा गए हैं, आप छा गए हैं, आप छा गए हैं। अच्छा, खान साहब ने जब मोदी के हवाले से बात की, आपने देखा कि शेम शेम की आवाज़ें भी सुनाई दी, यानी खान साहब के साथ वहाँ पे लोग अग्री कर रहे थे इन बातों से। सबसे बड़ी बात है कि अगर नवाज शरीफ होते, जरदारी होते, जो पुराने हमारे यहाँ सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े लीडरान हैं, अगर वो होते लीडर्स, तो पहले तो उन्होंने चिट्टें पता नहीं कितनी लेकर जानी थी, चिट्टों की बोरियां लेकर जाते। और सॉरी टू से चिट देखकर भी वो इस कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसके यहाँ पर आइडिया नहीं होगा वो फिलबदी गुफ्तगू नहीं कर सकता, उसको चिट्टों का सहारा लेना पड़ेगा। और चिट्टों का सहारा हमेशा वो लोग लेगा जिसके पास आइडियाज़ नहीं होंगे। खान साहब ने अपने आइडियाज़ का इजहार आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर किया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मुसलमानों की उन्होंने नुमाइंदगी की, इस केस को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेकिन आज भी बेशुमार लोग हैं जो खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं, जो खान साहब के हवाले से बहुत सी बातें कर रहे हैं। अब उनको और क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या किया जा सकता था, इससे ज़्यादा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और खुलकर क्या बात करता, ये तमाम सवालात हम पूछेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है, तारुफ करवाती हूँ। PTI से हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। और साथ हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। गुल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नकवी साहब, मैं आपकी तरफ बाद में आती हूँ, पहले मैं अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। इमरान खान साहब ने मेरे मुताबिक आज सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की, सिर्फ कश्मीर की वकालत नहीं की, बल्कि आज पूरी उम्मत मुसलमान यानी मुसलमानों की लीडरशिप को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। आज उस शख्स ने बताया जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा इस्लाम का अलमबरदार हूं, मैं एक मुसलमान हूं, हाँ मैं इस्लाम के लिए बात करने आया हूं। कैसे देखते हैं गुल साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब ने कमाल कर दिया, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ऐसे जो सच्ची बात है वो हक़ और सच की बात बोलनी चाहिए, और उन्होंने बता दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। आपके प्रोग्राम की तरह उन्होंने बता दिया ऐसे नहीं चलेगा। देखें, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने मुख्तलिफ़ अपनी स्पीच के पहलू जो थे, जिसके अंदर उन्होंने इस्लाम के हवाले दिए, उन्होंने जो है वो जिस अंदाज़ में दुनिया ने लूटमार और दीगर जो बैंकिंग के सिस्टम्स और जो लूप होल्स हैं उनका ज़िक्र किया, उन्होंने कश्मीर का ज़िक्र किया, उन्होंने दहशत गर्दी का ज़िक्र किया, उन्होंने जहाद अफ़गानिस्तान से पहले के हालात बताए कि दुनिया किस तरीके से उस टाइम पे डार्लिंग मुजाहिदीन कहती थी, और बाद में फिर 9/11 के बाद वही मुजाहिदीन जो थे वो उनको दहशतगर्द बना दिया गया। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के हवाले से ज़िक्र किया, उन्होंने हिंदुस्तान के 2 जहाज़ गिराने के हवाले से किया, अभिनंदन की वापसी के हवाले से ज़िक्र किया कि खैर सगाली के तौर के ऊपर उन्होंने दुनिया को ये भी बताया कि 2 न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान में आप मामला करवाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत दूर निकल जाए बात। उन्होंने जो है वो मुआशी हवाले से ज़िक्र किया, उन्होंने जो है दुनिया को ज़िम्मेदारियाँ जो उनकी हैं उनको झिंझोड़ा, उनको बताया कि देखो ये दुनिया जो है ऐसे अगर काम करेंगे आप तो यूनाइटेड नेशन के करारदार जो किरदार है उस पर शकूक उठेंगे। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा डॉक्टर फ़िज़ा साहिबा कि 1950 और 1960 की जो यूनाइटेड नेशन थी वो आज मौजूद नहीं है। आज जो उनका किरदार हुआ करता था वो कमज़ोर पड़ गया। तो मेरे ख़्याल में ये वक्त है, एक अच्छा फ़ोरम था जिसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने हमारे दिलों की बात की, उन्होंने इस्लाम की बात की, इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की, उन्होंने औरतों के तक़द्दुस की बात की कि आपने उनको बरहना करने के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ उनके जिस्म ढकने की बात आई तो आपको एतराज़ हुआ। ये बहुत अच्छी बात थी, एक्सटेम्पोर तकरीर उनकी थी, फिलबदी जिसको कहते हैं, उन्होंने बात की और दिल से बात की। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि उन्होंने तमाम हमारे लोगों के जज्बात की अक्कासी की। लेकिन मैं एक छोटी सी बात जो इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर के वो बंदूक उठाएंगे। देखें, कश्मीरी जो है वो बेचारा बंदूक कैसे उठाएगा, उनको तो बंदूक उनके पास है ही नहीं। बंदूक कोई देगा तो उठाएंगे ना, बग़ैर उसके क्या करेंगे, वरना तो पत्थर उठा के कब तक पत्थर उठाएंगे। बंदूक के मुकाबले में गज़ा के अंदर आपने देखा कि जब रजब तैयब एर्दोगान साहब ने इसराइल का जिक्र किया और उसके अंदर इसराइल का नक्शा उन्होंने पूरा दिखाया कि किस तरीके से जो फ़लस्तीन था वो सुकड़ता गया और इसराइल जो है वो बढ़ता गया। तो आज कश्मीर के ऊपर भी जो बंदूक की बात है, मेरा ख़्याल है कि वो बेचारे बहुत मजबूर, बेकस और बेसहारा हैं। देखना यह है कि करारदाद क्या पास होती है, देखना यह है कि दुनिया को ज़िम्मेदारियां तो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो बेचारे अपने बस में था, उन्होंने एक बहादराना जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ आलम इस्लाम के हवाले से पेश किया। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ अनडाउटेडली, उन्होंने प्रूव किया कि वो एक बड़े रहनुमा हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हमें देखना है कि क्या दुनिया अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएगी, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने कहा। क्या दुनिया जो है वो पाकिस्तान को कहीं हाई एंड ड्राई तो नहीं छोड़ देगी। क्या इस तकरीर के बाद जो वहाँ के अवाम नास ने जिस अंदाज में बाहर निकले, सिख बरादरी भी थी, उसके अंदर मुसलमान भी थे, उसके अंदर दीगर अंग्रेज़ भी थे जो आए हुए थे और जिन्होंने कहा कि भाई ये अब मामला है। हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो शरीक थे और नरेंद्र मोदी के जिस तरह से आपने कहा शेम शेम के नारे भी लगे। ठीक है कि वेस्टर्न मीडिया ने भी इसको जो है वो उभारा, लेकिन एक बात जो मैं ज़रूर कहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ जलसे में गए, उनके हिंदुस्तान के जलसे के अंदर, तो उससे इंसानियत का कत्ले आम करने वालों लोगों को साथ डोनाल्ड ट्रंप को खड़े देखे जो है वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक सुपर पावर के सदर हैं और उनको ज़िम्मेदाराना मामलात करने चाहिए। ऐसे लोग जिनको कल तक आप खुद बुचर ऑफ गुजरात का लक़ब देते रहे, जिनका वीज़ा आप जो है वो बंद करते रहे, ऐसे वक्त में उनका हाथ पकड़ के आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आलम इस्लाम को। अगर फिर वज़ीर आज़म साहब अगर ये बोलेंगे तो क्या बेजा होगा कि वो ये कहते हैं कि दुनिया के दौरे मेयार हैं, तो ये बात तो दुरुस्त बात है ना। लेकिन हमने ये देखना है कि अब के बाद जो सबसे बड़ा मरहला है, पाकिस्तान आके वो क्या फ़ैसला लेंगे, ये है असली बात जो हमें मेरे ख़्याल में सबको इंतज़ार है। और मैं एक दफ़ा फिर बिल्कुल सिद्क़े दिल से मुबारकबाद पेश करूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने यकीनन हमारी कौम की तर्जुमानी की, हमारे दिलों में उन्होंने ठंडक डाली कि कम अज़ कम
उन्होंने एक हक और सच की बात जो है वो कही। और जो जिसको कहते हैं ना, तस्नीम नूरानी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ठीक है गुल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नूरानी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि इमरान खान साहब ने वहां जाके बड़े अच्छे तरीके से बतौर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान का केस, कुलभूषण के हवाले से बात की, नरेंद्र मोदी के हवाले से बात की, RSS की सोच के हवाले से बात की, इंतहा पसंदाना सोच के हवाले से बात की, कश्मीर के हवाले से बात की। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की कि इस्लामोफोबिया के हवाले से खुलकर बात की। आप क्या देखते हैं कि कुछ मिसिंग था, या आपको भी लगता है कि 100 में से 100 नंबर देते हैं आप इमरान खान साहब के खिताब? देखिए, जब नॉर्मली किसी चीज़ पे बहुत तवक्कुआत हो, जिस तरह की इस तकरीर पे थी, बहुत बिल्डअप हो रहा था, तो उससे होता है कि डिसअपॉइंटमेंट होती है। मगर इस तकरीर में इस परफॉर्मेंस जो था उनका, वो वाकई एक स्टार का परफॉर्मेंस था। एंड आई थिंक वन फेल्ट प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी कि भाई उसकी नुमाइंदगी इतनी अच्छी तरीके से पाकिस्तान की गई है। इमरान खान जो थे वो ज़ाहिर है कि आदी हैं एक्सटेम्पोर बोलने के, मगर काबिले मतलब उनकी जो सताइश ये चीज़ है कि वो 50 मिनट बोले और किसी जगह भी स्टम्बल नहीं किया, और हर पॉइंट की जो आर्गुमेंट्स थी या जो पॉइंट्स थे उन्होंने कवर किए, और बड़े बिल तरतीब कवर किए। और चूंकि वो एक्सटेम्पोर बोल रहे थे तो उनकी जो अदायगी थी उसकी बड़ी इफेक्टिव डिलीवरी थी, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। इस चूंकि उन्होंने तकरीर भी इंग्लिश में की, अनलाइक मिस्टर मोदी, और ये तकरीर जो है आप देखेंगे कि इसकी मिलियंस में डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें सोशल मीडिया पे, और मुख्तलिफ नुकात पे होगी, अपना क्लाइमेट चेंज पे होगी, इस्लामोफोबिया पे होगी, और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वेस्ट पे, 4 चीज़ें जो उन्होंने कही, तो आप देखेंगे कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी वाइडली होगी कि ये रिपीटेडली जो मैसेज है ये बड़ा इफेक्टिवली जाएगा। क्योंकि UN जनरल असेंबली में तो सीटें वो तो सियासी तौर पे होती हैं, वो मतलब the speech is obviously not for the people who are sitting in the hall. तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के वो 4 पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं, और ज़ाहिर फिनाले जो था वो कश्मीर पे था। इस पे नोट करने की ये बात है कि वो रिपीटेडली एक स्ट्रेटजी के मुताबिक RSS और जो है ना मोदी का जो बैकग्राउंड है और फासिस्ट और हिटलर के साथ कंपैरिजन है, वो उसको बड़ा उजागर कर रहे हैं रिपीटेडली। ये इसी तरह है जिस तरह इंडिया ने एक रिपीटेडली पाकिस्तान के खिलाफ एंटी टेररिज्म का उन्होंने एक तोहमत लगाई है और उसको दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिक टेररिज्म। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, कि वो उसको रिपीट कर रहे हैं बार बार, और उसमें उन्होंने कोई डिप्लोमेटिक नाइसिटीज को रखा नहीं मोदी साहब को एक्सपोज करते वक्त, और उन्होंने सब चीज़ें ब्लो बाय ब्लो बताई कि हम समझ रहे थे कि भाई इलेक्शन के सिलसिले में इतने ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, मगर बाद में हमें पता लगा कि नहीं, ये तो इट्स अ बिगर गेम। और जो इस वक्त कश्मीर में हुआ है, और उनका फिनाले बहुत इफेक्टिव था जब उन्होंने कश्मीर के लिए जो डिमांड की कि भाई कर्फ्यू उठे और यूनाइटेड नेशन ने जो वादे किए हैं वो यूनाइटेड नेशन पूरे करे। और एक पॉइंट जो आप नोटिस करें कि इस वक्त जो न्यूक्लियर खतरे की जो उजागर की जा रही है चीज, वो बहुत इम्पोर्टेंट कि अगर वेस्ट आपकी एक बात सुनेगा तो सिर्फ इस खतरे से सुनेगा कि भाई ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर जंग छिड़ जाए और उससे हम भी मुतासर हो सके। तो आई थिंक दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक कि आप वेस्ट को सिर्फ एक ही चीज से डरा सकते हैं कि अगर उस पर वो खुद मुतासर हो। और 1.2 बिलियन जो वोटर्स हैं इंडिया के, उस पर उन्होंने किया। तो बहरहाल इट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस।
ठीक है जी, नकवी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। पहले तो ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आप इमरान खान साहब की लीडरशिप में काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी का आप हिस्सा हैं, एक सीनियर रहनुमा हैं, कैसा महसूस किया आज आपने इस खिताब को सुनने के बाद? क्योंकि आप तो उनके साथ एफिलिएटेड हैं, उनके खुद फॉलोअर हैं, उनकी पार्टी का हिस्सा है, तो आपकी फीलिंग्स कुछ डिफरेंट होंगी। साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि जी अब मोदी का कट्टा चट्टा खोल के रख दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसके साथ साथ आरएसएस की जो सोच है उससे भी पर्दा चाक कर दिया। अब जो दुनिया है अपने मुफाद से हट के मोदी के इस मकरू चेहरे पर गौर करेगी, इसको पहचानने की कोशिश करेगी। अगेन जिसका मैं हमेशा पूछती हूँ कि हो तो गया, बेहतरीन हो गया, नताइज रिजल्ट्स वो क्या होंगे? डॉक्टर साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि जब इंसान जब हक की बात सुनता है, सच सुनता है, दिल से निकली हुई बात सुनता है, जो उसके ख्यालात से मिलती भी हो, जज्बात से मिलती हो, तो जिस्म में एक झरझरी सी आती है, आंखों में आंसू आते हैं। खान साहब की तकरीर सुनते हुए आज दोनों ये लम्हात मुझ पर बारहा गुजरे। मैं अपने लीडर को सलाम भी पेश करता हूँ, और कोई अगर मुझसे कहे कि कितने नंबर, तो मैं कहता हूँ 100 में से 100। आज एक इमरान खान नहीं, 2 इमरान खान पैदा हुए, एक वर्ल्ड स्टेट्समैन पैदा हुआ, एक मुसलमान दुनिया में एक नया रोशन सूरज जो है वो तुलू हुआ, जिसने दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आलम जो है इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म, उस पे जाके वो बातें की हैं जो आज से पहले इस्लामी दुनिया के किसी लीडर ने करने की जुर्रत नहीं थी। आज उन्हीं ने खुल के बोला, उन्हीं ने दिल की बात की, उन्हें बताया कि मुसलमानों के दिल को किस चीज़ से तकलीफ़ होती है, उन्हें खुल के बताया कि दुनिया जब खामोश रहती है तो वो अपना किरदार अदा नहीं करती। उसने सिर्फ जो मेरे दोस्त तस्नीम नूरानी साहब कह रहे थे, मैं समझता हूँ तस्नीम साहब उन्हीं ने एक बात और भी की। एक तो आपने थ्रेट की बात की, देखिए ह्यूमन राइट्स की तरफ वो बड़ी वैल्यू देते हैं वेस्टर्न सोसाइटी। उन्हीं ने जानवरों से कंपैरिजन किया, उन्हीं ने कहा कि अगर 8000 जानवर भी होते तो रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और आज पूरा इंग्लिस्तान और पूरी मगरबी दुनिया 80 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों के ऊपर उन्होंने अपने लब पे ताले लगाए हुए हैं। और उन्होंने एक बात और जो कही, देखिए बड़ी सीधी सीधी बातें, बड़े सादे अल्फाज में, बड़े लॉजिकल अंदाज में उन्हें तमाम आर्गूमेंट्स पेश करते आए। और कश्मीर के मसले पे हो या इस्लामोफोबिया पे हो, उन्हीं ने चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे हो, चाहे वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारा लूटा हुआ पैसा रखा है, हर की उन्हीं ने लॉजिकल बात की, सबूत के साथ की, दलाइल के साथ की। चेहरे पे जज्बात थे, आवाज़ में नहीं थे, जुमलों में नहीं थे, अदायगी में जज्बात थे। तकलीफ़ का एहसास उनके चेहरे पे नुमाया था। और मैं समझता हूँ कि ये डिलीवरी जो देखेंगे बिल्कुल था वो खान साहब को कि ये तकारीर जितनी मैंने सुनी है इन 23 साल में, उसमें आई वुड रेट इट एज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस। अब कुछ और भी एनालिसिस करना चाहिए। मेरी एक दरख्वास्त है डॉक्टर साहिबा से और इनके चैनल से और बाकी सब चैनल से भी, ज़रा मोदी की भी तकरीर दिखाइए, 17 मिनट की तकरीर। उसके बाद आप खान साहब की तकरीर दिखाइए, दुनिया को पता चल जाएगा कि फ़र्क क्या है। उस शख्स ने अपने इतने बड़े जुल्म के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो बात करता रहा कि वी आर अ ग्रेट डेमोक्रेटिक। एक तो उसने शकील किस्म की हिंदी में तकरीर की। हमारे लीडर ने गो के मैं समझता हूँ कि जब पिछली दफ़ा शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे, उनको खान साहब ने कहा था आप उर्दू में तकरीर कीजिएगा, नेशनल प्राइड, लेकिन अब के एक ख़ास पैगाम देना था। उन्होंने उर्दू नहीं अंग्रेज़ी चुनी और मैं उसकी भी तायीद करता हूँ कि खान साहब ने अच्छा किया कि अंग्रेज़ी चुनी। इससे कि खान साहब की डिलीवरी और अल्फाज और जज्बात जो थे वो अगर वो उर्दू में भी इतनी अच्छी अदायगी करते, जब उसका तर्जुमा किया जाता तो वो जज्बात उस दुनिया को नहीं मिलते जिस दुनिया को वो पैगाम देना चाह रहे थे। तो ये जो डायरेक्ट मैसेजिंग खान साहब ने की है, इससे कि ये बात आएगी कि जी उर्दू में तकरीर क्यों नहीं की, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फजूल आर्गूमेंट है। जिनको पैगाम देना था उनको अंग्रेजी में ही देना चाहिए था।
बिल्कुल सही। तो जी, आप आर्गुमेंट्स कुछ की कह रही कमी थी की या वजह मैं से ऐसे continue कर आर्गुमेंट सकता हूं? सामने आते हैं कि जी आपको पता भी कि कौन कैसा है, क्या बात कैसी है, किस पर क्या बात बनती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे तो जिन्होंने नहीं मानना होता तो वो काले को कह देंगे कि नहीं तुम गोरे, और गोरे को कह देंगे तुम काले हो। काला जोड़ा पहनोगे कि नहीं काला नहीं पहना, मुझे तो ऑरेंज दिखाई दे रहा है। वो तो बिल्कुल फजूल तनकीद बराए तनकीद होती, तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती, जो कि बिल्कुल हकायक पे मबनी नहीं होती। बात तो अंडरस्टूड है। अब्दुल्ला गुल साहब आपकी तरफ आना अब्दुल्ला गुल साहब ये को बताइए एक गुल हफ्ते साहब में की कन्वर्ट अच्छी कर तकनीक दिया की खान उनको साहब जरूरत ने। पेश नहीं आई। जी जी दोबारा जरा कहिएगा नकवी साहब क्या बोला। अब्दुल्ला जी गुल साहब सॉरी, आप आप सुन क्या पा रहे फरमा हैं? रही हैं डॉक्टर साहब? जी 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 गुल मैंने साहब, कहा कि पिछले नकवी हफ्ते साहब में ने एक शायद बोला कि प्रोग्राम एक में हफ्ते था, कन्वर्ट कर दी। अब्दुल्ला गुल साहब को बहुत ज्यादा शिकायतें थी, एक हफ्ते में कन्वर्ट कर दिया खान साहब ने उनको। आज इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है तकरीर की। चले गुल साहब मैं फिर अपना सवाल साइड पे फेंकती हूँ, हम पहले सवाल का जवाब दीजिए। देखिए नकवी साहब, आप दुरुस्त नकवी साहब, आपका मैं एहतराम करता हूँ और मैं कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं करता, तनकीद बराए इस्लाह करता हूँ। जो मैंने तनकीद की थी मैं उस तनकीद पर कायम हूँ। जो आज उन्होंने अच्छी तकरीर की, हमारे दिल जीते, मैं उसके ऊपर भी कायम हूँ। जब अच्छा है तो अच्छा है, और जब कोई नहीं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। तो जो अच्छी बात कही है हम अच्छी करते हैं। हमारा मकसद क्या है कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो, कश्मीर आज़ाद हो। जहाँ उनको तनकीद करने का ठीक। जी मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उर्दू में जो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन नूरानी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इंग्लिश एक ऐसा मीडियम है, जी इंग्लिश ऐसा मीडियम है जिस पे अभी दुनिया के अंदर छोटे छोटे क्लिप्स बनेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे। ज़ाहिर है उर्दू के अंदर वो ऐसा नहीं जाएंगे। तकरीरें माजी में भी अच्छी हुई हैं, ऐसा नहीं है। ज़ियाउल हक साहब की बड़ी अच्छी तकरीर थी, भुट्टो साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, और फिर जब इन्होंने की यासिर अराफात साहब ने, इसी तरीके से रजब तैयब उर्दुगान साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। फिडल कास्ट्रो वगैरह ज़बरदस्त तकरीरें करते थे। खैर वो आलम इस्लाम के लीडर नहीं थे, लेकिन आज के दौर के मुताबिक 50 मिनट में मेरे ख़्याल में मोर और लेस तमाम बातें, अब नाकदीन जो हैं वो तो किसी एक एक बात के ऊपर के जी ये क्यों नहीं कर दिया, वो क्यों नहीं कर दिया, लेकिन दुनिया जो है वो तो एक, मैंने कहा उसने मईशत को खुदा बना डाला है। और नाउज़ुबिल्लाह वो तो ये देखना चाहते हैं, बस भारत को एक ऐसी नज़र से देखना चाहते हैं। ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी बात की और अपने जराइम पे पर्दा जो है उन्होंने डाला। देखना तो ये है कि क्या इस सारे के बाद कर्फ्यू लिफ्ट हो जाएगा, क्या हिंदुस्तान जो है कश्मीर पे प्लेबिस्सिट करवा देगा यूनाइटेड नेशन की करारदादों के ऊपर, क्या वो कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद कर देगा, क्या वो लद्दाख को यूनाइटेड जो टेरिटरीज़ हैं उनका हिस्सा जो है वो करार जो है जब दिया है वो वापस ले लेगा। असल सवालात ये हैं, हमें ये देखना है कि वापसी के ऊपर ठीक है, असल सवालात ये हैं, इन सवालात के जवाब हम तलाश करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, आप बिल्कुल कोई वजह फरमा रहे हैं कि जी ये तमाम चीज़ें के नताइज क्या होंगे, आगे क्या होगा, इसके असरात क्या होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो लोग तनकीद भी कर रहे हैं, नाक़दीन भी, जिन्होंने हर बात में बस नक्स निकालना है, जिस तरह कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्योंकि गोरा शख्स होगा उसको कह देंगे तुम तो काले हो, क्योंकि मुझे तुम पसंद है तो तुम मुझे गोरे दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ तनकीद करनी है, बिला वजह बात में से बात निकालनी, तनकीद बराए तनकीद करनी है, बगैर किसी ठोस दलाइल के, आर्गूमेंट्स के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अब वो क्या करेंगे, उनका ज़मीर जागेगा, आलमी बरादरी इस बारे में क्या रिएक्शन देगी, वो जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा फोरम है, उसके बाद सुनने के बाद सुनने वालों पे क्या असर होगा, ताकत रखने वालों पे क्या असर होगा, जो कुछ कर सकते हैं वो कुछ करेंगे या फिर नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जिम्मेदारी 100 में से 100% अदा की, एक पाकिस्तानी होने का हक अदा किया। कश्मीर की जो जितनी भी कश्मीरियों की एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान के साथ जुड़ी हैं उनको बिल्कुल पूरा किया, उनको मायूस नहीं किया, डिसअपॉइंट नहीं किया, और सबसे बड़ी बात एक मुसलमान होने का हक अदा किया। और आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश होंगे देखकर कि ये शख्स है जो मेरे इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए बात करे, जिसका नाम है इमरान खान, जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। दोबारा आगाज़ यहीं से करूंगी कि खान साहब जो कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, आज उन्होंने दिल जीत लिया। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे फ़ख्र है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की बहुत अच्छी नुमाइंदगी की। ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, कश्मीर की वकालत की, बल्कि उन्होंने तमाम मुसलमानों का केस लड़ा। आज इतनी बड़ी जगह पर खड़े होकर उन्होंने बताया कि इस्लामोफोबिया किस तरह सोची समझी साजिश के तहत फैलाया गया। ये प्रोपोगेंडा है मुसलमानों को या इस्लाम को बदनाम करने के लिए। उन्होंने बताया कि इस्लाम सिर्फ एक है और इस्लाम वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और उन्होंने उनके किरदार के हवाले से बताया, रियासत मदीना में कैसे काम होता था, इस बारे में बताया। तो इमरान खान साहब छा गए हैं। आप मेहमानों का दोबारा तारीफ करवा दूं। पीटीआई से फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और तस्नीम नूरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नूरानी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। शख्सियत का कहते हैं बड़ा सहर होता है, कुछ लोग ये बात नहीं मानते, लेकिन मैं ये बात मानती हूँ, क्योंकि कोई भी जब हम किसी से बात करते हैं, सबसे पहले हम उसकी ज़ाहिरी शख्सियत देखते हैं, जिसमें शक्ल सूरत भी आ जाती है, उसकी पर्सनालिटी, कपड़े पहनने का अंदाज़, गुफ्तगू करने का अंदाज़। अब बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, ब्रांडेड बैग उठा लेते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स की कमी होती है, वहाँ से मार खाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत वाकई एक सहर अंगेज़ शख्सियत है कि ड्रेसअप वो कितनी सादगी से होते हैं, यानी सादगी उनकी शख्सियत में दिखाई देती है। फिर आर्गुमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, चिट देखे बगैर बात करते हैं, फिलबदी गुफ्तगू करते हैं। इस शख्सियत वाली या पुर शख्सियत जो एक पर्सनालिटेड वज़ीर आज़म की जो शख्सियत होती है, उससे कितना अफेक्ट होती है दुनिया। मतलब बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत असर रखती है आपकी पर्सनालिटी। इमरान खान साथ में ऐड करना चाहूँगी, भुट्टो साहब के बाद पहली दफ़ा किसी की पर्सनालिटी देखी है कि बगैर चिट के बात करते हैं, दबंग लहजा, दबंग अंदाज, चेहरे पे कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस, और बड़ी चीज़ है ये, बड़ी बात है ये। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब को खुदादाद एक चीज़ मिली हुई है कि उनके लुक्स भी अच्छे हैं, उनकी शख्सियत भी अच्छी है, और उनका वो दूसरी चीज़ ये है कि वेस्ट में उनका इम्पैक्ट आम लीडर से ज़्यादा इस वजह से है कि वेस्ट उनकी जो जुबान है और उनकी जो वेस्ट में उन्होंने इतने साल गुजारे हैं, और उन्होंने स्पोर्ट्स में जो एक्सीलेंस हासिल की है, वो वेस्ट उससे रिलेट करता है। क्योंकि वेस्ट में आप देखें फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। यूनिवर्सिटीज में आप देखें सबसे ज्यादा स्टार स्टूडेंट वो होते हैं, वो गुड स्पोर्ट्स। तो अब ट्रम्प साहब भी देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अगर जिक्र किया तो हमेशा वो कहते हैं is a great leader and is a great athlete। तो इस वजह से वेस्ट में उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। आप देखें कि इनका गूगल सर्च में मैं देख रहा था कि पता नहीं सेकंड हाईएस्ट है, और और आप इस तकरीर का भी देखेंगे कि मेरे ख्याल रिकॉर्ड ट्रम्प के बाद सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लीडर ये हैं, और मोदी का नंबर 5वां है। नूरानी साहब, हाँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर छा गया, बाजी ले गया। इस वजह से उनकी जो वेस्ट की ट्रेनिंग है, वेस्ट की जो एसोसिएशन है, वेस्ट के साथ रिलेट करना, जैसे उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं 18 साल की उम्र में गया तो वहाँ एक फिल्म मैंने देखी जहाँ क्राइस्ट का मजाक उड़ा था, तो मैं तो दंग रह गया कि भाई हमारे मुल्क में आप लोग नहीं समझते कि भाई हम हमारे सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो, हम किसी मजहब के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, उसका हम लोग नहीं मजाक उड़ा सकते। तो ये चीजें निचोड़ है जो उन्होंने अपनी वेस्ट की तरबियत से हासिल की, जो उनको बता रहे हैं। बिल्कुल। बट इसमें एक और बड़ी चीज ये है कि जो उन्होंने कश्मीरियों का हौसला बढ़ाया। देखिए, अब ये तकरीर जब कश्मीरी सुनेंगे, जब कश्मीरियों के घरों में ये तकरीर चलेगी, तो उनका हौसला कितना बढ़ेगा, और जितना उनका हौसला बढ़ेगा उतना ही इंडिया का काम मुश्किल होगा। क्योंकि अगर इंडिया का ख्याल ये है कि वो 55 दिन या 60 दिन को उनको गिरफ्तार रख के उनके हौसले शिकन कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इस तकरीर ने शायद वो 55 दिन का जो असर है वो न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। क्योंकि वो तो बेचारे इस ख्याल में कभी हमें तो कोई हमारा तो कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं, हमारा पूछने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने अगर यूएन में खड़े होके किसी ने उनके हक में इतनी मौसर तकरीर की है और ये बताया है कि वो एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, बनेंगे, जब आप उनको कॉर्नर करेंगे तो उनके पास कोई नहीं होगा। अगर मैं भी होता तो मेरे पास भी अगर इस किस्म की चीजें रेप हो रहा होता और चीजें हो रही होती तो मेरे पास क्या ऑप्शन था, किसी भी इंसान के पास क्या ऑप्शन है कि वो जान दे देगा। तो इस वजह से वो उन्होंने कश्मीरियों के
सोच को समझ के उसकी अक्कासी की है, जो मैं समझता हूँ कि ये यानी वो 50 तैयारे भेजने से ज्यादा इफेक्टिव है कि उन्होंने कश्मीरियों की हौसला अफजाई की इस तकरीर में। और ठीक है जी, नकवी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ठीक है जी, नूरानी साहब आपका पॉइंट आ गया। नकवी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने वहाँ जाके करप्शन के हवाले से भी बात की और बताया कि किस तरह जो करप्ट लीडरान है वो मुल्क से बाहर दूसरे ममालिक में पैसे लेकर गए हैं। बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं नकवी साहब के उस फोरम पे जाके ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, वो तो हर फोरम पे इस तरह की बात करते हैं, विद इन द कंट्री जब भी खिताब करते हैं तब भी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी करप्शन के बारे में बात करते थे। एहतसाब भी हो रहा है, इदारे भी एक्टिव हो गए, सोया हुआ नैब भी जाग गया, FI भी जाग गया, पहले सो रहे थे सब आराम कर रहे थे। तो ये तो अच्छी बात है वहाँ खड़े होकर भी इस तरह की बात करना। और दूसरी बात है कि इस बात से क्या दूसरे ममालिक हमारी मदद करेंगे, एक बहुत बड़ा चैप्टर उन्होंने खोला है, क्योंकि फ्रूटफुल रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुस्तकबिल करीब में। देखिए, पहली चीज़ तो जो भी ये बात कह रहे हैं करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, पहले तो मैं उन सब से ये सवाल पूछता हूँ, क्या खान ने जो कहा वो सच है कि झूठ? और अगर सच है तो पहले तो उस बात में कोई बुराई नहीं। अब दूसरी बात आई है कि जैसे तस्लीम नूरानी साहब कह रहे थे, सच बोलने में कैसी शर्म, कैसी झिझक, इंटरनेशनलाइज किया है इशू को। उन्होंने दुनिया को लम्हे फिक्रिया दिया है। दो बातें कही हैं उन्हें कहा अगर अमीर और गरीब का फ़र्क इसी तरह बढ़ता रहा तो दुनिया को एक बहुत बड़ा मसला दरपेश हो जाएगा। और इस अमीर और गरीब के फ़र्क बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अमीर ममालिक जो हैं वो लूटी हुई दौलत को वापस नहीं कर रहे, उसको छुपाने के लिए मौक़े फराहम कर रहे हैं। नुकसान किसका है? नुकसान हमारा तो है ही, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, लेकिन इवेंचुअली नुकसान किसका है? वो डेवलप्ड वर्ल्ड का है। दूरअंदेशी दिखाई है, वार्निंग दी है, और ये जो है एक डिस्कशन की थ्रेड शुरू कर देगा तमाम इकोनॉमिक फोरम्स के ऊपर, जहां दुनिया ट्रांसपेरेंसी मांगती है, जहां करप्शन का खात्मा मांगती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे इदारे बनाती है। वो ट्रांसपेरेंसी अब उसके कुछ न कुछ जिम्मेदारी वेस्टर्न वर्ल्ड पे भी आ रही है कि आपके यहाँ जो पैसा रखा गया है, आप उस पैसे को रखने से पहले सोचिए ये पैसा हासिल कैसे किया गया है। ये इतना बड़ा मौजू है इकोनॉमिक्स का कि खान साहब ने जो इसकी निशानदेही की है, कप्तान ने जो इसकी निशानदेही की है, मैं समझता हूँ कि सही मकाम पे कही, सही वक्त पर की, और सारे मुल्क का, सारी इस्लामी दुनिया का, सारी वेस्टर्न वर्ल्ड का, सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ज़मीर को झंझोड़ा है कि देखिए जंग दोनों जगह लड़ी जाएगी। अच्छा, एक और हमारे अंदरूने मुल्क लड़ी जाएगी कि हम चोरी होने ना दें, और मगरिब में लड़ी जाएगी कि चोरी को पैसे को रखना हराम होना चाहिए। ठीक। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, आपकी तरफ आना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात जी नकवी साहब, प्लीज जी कंप्लीट। आज खान साहब ने एक बहुत बड़ा एक और बड़ी बात कह दी जिसकी अभी तक किसी ने निशानदेही नहीं की। 18 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान के, उनको उन्होंने कश्मीरियों के साथ जोड़ के उनका मुस्तकबिल भी दिखा दिया है मोदी सरकार के नीचे। ये इतना बड़ा अहम पैगाम मुसलमानों, क्रिश्चियंस और सिख को दिया है कि इसकी तरफ अभी तक मैंने किसी का तबसरा नहीं सुना। मैं समझता हूँ बेहतरीन स्ट्रैटेजी इख्तियार की खान साहब ने, 2 जुमलों में। क्योंकि जाहिर बात है ना नकवी साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, मुस्तकबिल जाहिर बात है मोदी के हाथों में, या बीजेपी जो इंतहा पसंद सोच रखने वाली एक जमात आई है हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार, डेफिनेटली मुस्तकबिल वहाँ पर ऐसा ही होगा, माइनॉरिटीज़ का, खासतौर पे मुस्लिम्स का, और सिख तो खालिस्तान तहरीक ऑलरेडी चला रहे हैं, वो खालिस्तान चाह रहे हैं, जिस तरह का मुस्तकबिल ऐसा ही होगा जैसा कि प्रेजेंट है जो कश्मीर में दिखाई दे रहा है। और माजी भी याद रखना चाहिए, गुजरात का कसाब है ये शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी, गुजरात में इसने क्या कत्लेआम किया था, किस तरह मुसलमानों के साथ किया था, वो भी लोगों को याद रखना चाहिए। तो मुस्तकबिल कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है वहाँ पे अच्छा माइनॉरिटीज़ का। अच्छा जी, गुल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक और बात बड़ी अच्छी की खान साहब ने कि कर्फ्यू हटने के बाद कोई पुलवामा जैसा वाकया हो सकता है, और फिर
इल्ज़ाम हमेशा की तरह पाकिस्तान पर लगा दिया जाएगा बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात गुल साहब ये की, आपको भी बड़ी अच्छी लगी होगी बात मेरी तरह, कि उन्होंने कहा कि जब जबर या जुल्म इतना बढ़ जाता है तो लोग फिर मजबूर हो जाते हैं हथियार उठाने पर। यानी इस बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि खान साहब ने वहां पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात बताई कि जिनको आप आतंकवादी या पत्थरबाज कहते हैं, और आपका मीडिया पत्थरबाज कह के रिपोर्टिंग करता है गलत, वो आतंकवादी, टेररिस्ट और ये पत्थरबाज नहीं है बल्कि वो फ्रीडम फाइटर हैं। जी देखिए डॉक्टर फिजा, ये तो यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 4A के अंदर मौजूद है कि जो लोग अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाते हैं वो फ्रीडम फाइटर होते हैं, ना कि दहशतगर्द होते हैं। और आर्टिकल 2964 जो है वो ये इजाज़त देता है कि आप जो है वो ऐसे हालात के अंदर बाकायदा हथियारों से किसी कौम की मदद कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल उन्होंने अगर इसका जिक्र भी कर देते तो मेरे ख़्याल में वो और सोने पे सुहागा हो जाता, ताकि उनको UN को उनकी बात का ही उन्हीं के ईडियम में जवाब मिल जाता। लेकिन एक दो बातें जो मैं समझता हूँ कि ज़रूर कह देनी चाहिए किसी आने वाले वक्त में। मेरे ख़्याल में ज़ाहिर है आप सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन कोई डेडलाइन अगर दे दी जाए तो बहुत अच्छा है कि ये डेडलाइन है, ये अगर कर्फ्यू ना हटा तो फिर पाकिस्तान जो है वो तमाम अज़ाइम जो उन्होंने इजहार किया हम उसका हक़ महफूज रखते हैं। इसी तरीके से कोई ना कोई एक जो कर्फ्यू के हवाले से या कश्मीर के अंदर प्लेबिसिट के हवाले से एक डेडलाइन दे देनी चाहिए। मेरे ख़्याल में अब वक्त है। तीसरी चीज़ जो मैं भी रिस्पॉन्ड करूँगा थोड़ा सा इस मामले पे जो उन्होंने फाइनेंशियल हवाले से बात कही। देखिए लिechtenstein है या स्विट्ज़रलैंड है या पैनामा है, ये सारे वो ममालिक हैं जहाँ मगरिब की ईमा से जो है वो तमाम काले धन जो हैं उनको सफ़ेद करने का या उनको रखने का एक धंधा बना हुआ है। इसको ख़त्म होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म साहब ने ये बात सही इसकी तरफ किया। और जिस तरह नूरानी साहब ने फरमाया कि गूगल सर्च के अंदर जो है कोई सेकंड नाम आ रहा है, हम चाहते हैं कि अल्लाह करे वो फर्स्ट भी आ जाए। लेकिन मसला ये है कि जंगें गूगल के ऊपर जो है फ़ैसले नहीं होंगे, फ़ैसले होंगे आपकी विल के साथ फ़ैसले होंगे। विल का इजहार वज़ीर आज़म साहब ने कर दिया। अब फिर जो जी मैं यही कहूँ, और जो लोग ये कहते थे कि वो सिलेक्टेड हैं फलाना ढिमकाना, तो फिर अगर ये सिलेक्टेड हैं तो सिलेक्टर्स को सलाम है पेश मेरी तरफ से। ये तो फजूल बात है ना। वो उन्होंने जब वहाँ बोला तो अपने दिल से बोला, अपनी मर्जी से बोला, हमारे लिए बहुत खुशी का। जी जी, अगर ऐसे सिलेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में ऐसे लोग जो गैरतमंद लोगों को लेके आएंगे, सही टॉन्ट किया उन लोगों को जो बिला वजह तनकीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, ये लोग इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, मेरिट पे कोई और इलेक्ट होता है तो सिलेक्ट होता है ना। देखिए बात सुन रहे लोगों की। जी 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 प्लीज, आखिरी मिनट है जी, प्लीज कहिए। फिजा कुछ कह सकता हूँ जी, प्लीज कहिए, आखिरी मिनट है। देखिए मैं समझता हूँ जो आखिरी पैगाम था वो भी बहुत बेहतरीन पैगाम था कि खान साहब ने जो ये कहा कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर वॉर की, ये मैं एज अ थ्रेट नहीं कर रहा, आउट ऑफ फेयर कर रहा हूँ कि मुझे खौफ आता है ये सोच के, और दुनिया को जगाया। ये इतने अच्छे तरीके से अदा किया गया, पैगाम भी दे दिया, हालात भी बता दिए, सोच भी बता दी कि हम कोई वॉर मॉन्गिंग नहीं कर रहे, हम पीस लवर्स हैं, लेकिन हमें खौफ है कि दुनिया का अमन, दुनिया की तरक्की, दुनिया का फ्यूचर एक स्टेक पे है कश्मीर के मसले पर। ये इतना स्ट्रॉन्ग पैगाम था। और आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम कश्मीरियों के लिए एक पैगाम था कि मर जाएंगे हक नहीं छोड़ेंगे। आपने ये कहा ना कि ये लोगों ने तनकीद कर रहे हैं ना कि उनको पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि पाकिस्तान के लीडरों के खिलाफ उन्होंने बात की है। बात यह है कि वो जो मैंने समझ सका उन्होंने पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल दिया, मगर एग्जाम्पल उन्होंने इंटरनेशनल दिया कि इस वक्त इंटरनेशनल एग्जाम्पल ये है कि गरीब मुल्कों से फिलीपींस का एग्जाम्पल है, इजिप्ट का एग्जाम्पल है, बेतहाशा एग्जाम्पल है जहाँ गरीब मुल्कों से पैसा लेके अमीर मुल्कों में छुपाया जाता है, और अमीर मुल्क जो है उसको जानते बूझते ये कहते हैं कि जी वो तो फलां टैक्स हेवन में है, फलां टैक्स हेवन में है। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल एक इशू को प्रेजेंट किया है, सिर्फ पाकिस्तान के इशू को नहीं किया, पाकिस्तान का इशू भी एक एग्जाम्पल था।
सो इस वास्ते मैं समझता हूँ कि वो तनकीद जो है ठीक है जी, ठीक है जी, वक्त खत्म हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, तस्नीम नूरानी साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप सबका। और पीर के रोज इंशाल्लाह आपसे मुलाकात टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।